Good afternoon, dear student. Today is our first lecture and now today we start मोल concept. तो मोल concept को ऐसे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टेप बाय स्टेप हायर लेवल पे ले जाएंगे. ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे मोल concept. सबसे पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज बेसिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है मोल कंसेप्ट पढ़ने से पहले. बेसिक इंफॉर्मेशन क्या चाहिए मुझे? बेसिक इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि एटम दिखाई कैसे देता है. ओके, चाहे स्मॉलर साइज एटम हो लार्जर साइज. ओके, एटम इज स्मॉलर साइज या लार्जर साइज. ओके, एटम इज स्मॉलर साइज या लार्जर साइज. सभी के पास क्या रहेगा? वन न्यूक्लियस रहेगा. इट इज न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या रहेंगे? डिफरेंट एनर्जी लेवल रहेंगे. इट इज के एनर्जी लेवल, इट इज एल, इट इज एम, इट इज एन, इट इज ओ, इट इज क्या होगा? पी. ऐसे इनफाइनाइट एनर्जी लेवल प्रेजेंट रहेंगे. कितने रहेंगे? इनफाइनाइट एनर्जी लेवल. ओके, और स्मॉलर साइज या लार्जर साइज. अगर स्मॉलर साइज एटम है तो यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या होगी? कुछ कम हो जाएंगी. अगर लार्जर साइज एनर्जी लेवल क्या होगी? बढ़ जाएंगे. इनफाइनाइट एनर्जी लेवल प्रेजेंट होते हैं. ओके, KLM इज नोन एज एनर्जी लेवल. इट इज नोन एज एनर्जी लेवल. और इनसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट. इनसाइड न्यूक्लियस क्या रहेगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो कहाँ रहेंगे? इनसाइड एनर्जी लेवल. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट रहेगा. ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल यहाँ पे कितना है? अप्रॉक्स 10⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी इनसाइड एनर्जी लेवल. इफ इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हमने शिफ्ट कर दिया इनसाइड न्यूक्लियस, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 10⁻10 मीटर पर सेकेंड. अब आप देख सकते हैं कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है. और इनसाइड न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, इनसाइड न्यूक्लियस तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 3 × 10⁻, अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का वेलोसिटी हो जाएगा. अभी वेलोसिटी क्या बहुत ज्यादा है. तो ड्यू टू हाई वेलोसिटीज डैमेज टू न्यूक्लियर वॉल इन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, तो नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम. एग्जिस्टेंस ऑफ एटम लॉस्ट कर जाएगा. ओके, तो क्लियर हो गया सभी को. अब सेकेंड पॉइंट है व्हाई इलेक्ट्रॉन. ये तो अपने पास है एनर्जी लेवल, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इनसाइड और इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? आउटर साइड. अब इसमें अट्रैक्शन क्या होता है? देखो, न्यूट्रॉन्स पे क्या है? जीरो चार्ज है. प्रोटॉन्स पे क्या? पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर. ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो क्या होगा? एटम यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऑल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो एटम डज नॉट एग्जिस्ट. एटम एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं कर पाएगा. ओके, चलो अब मैं यहाँ पे बात डिस्कस कर रहा हूँ एटॉमिक मास. पॉइंट सेकंड में अपन देखेंगे एटॉमिक मास. किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एटॉमिक मास के लिए. ओके, तो एटॉमिक मास में क्या होता है? एटॉमिक मास इज सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, नॉट इंक्लूड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अगर एटम में देखा है तो क्या क्या आपके पास? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी है. बट एटॉमिक मास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं किया जाता है. व्हाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इंक्लूड एटॉमिक मास? अगर मैं बात कर रहा हूं तो मास ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स या 1836 टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो याद रखना है द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम ज्यादा है? 1836 टाइम्स ज्यादा है. मास ऑफ प्रोटॉन्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास ज्यादा है. तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करना 2000 टाइम्स क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स से ज्यादा है. इसका मतलब है अगर आपने 2000 टाइम्स मास अगर ज्यादा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? निग्लिजिबल. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल माना जाता है. एटॉमिक मास में इंक्लूड नहीं किया जाता है. ओके, याद रखना आपको एटॉमिक मास. इसके भी साइड भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के भी साइड भी एटम में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं. जैसे मैंने कह दिया मेसॉन पार्टिकल. किसकी बात कर रहा हूं मैं? मेसॉन पार्टिकल. इट मे बी न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज और क्या हो सकता है? निगेटिवली चार्ज. मेसॉन पार्टिकल में भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज. द मास ऑफ मेसॉन पार्टिकल इज 200 टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. याद रखना है द मास ऑफ मेसॉन पार्टिकल इज अप्रॉक्स 200 टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब है
कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और मेसॉन को कंपेयर किया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा मास किसका है? मेसॉन पार्टिकल। इट मे बी न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, निगेटिवली चार्ज मेसॉन पार्टिकल। ओके, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल पार्टिकल। चलो नेक्स्ट में अपन देखेंगे इसमें पॉजिट्रॉन्स और पार्टिकल भी होते हैं। एटम के अंदर क्या रहेगा? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पार्टिकल इज एंटी इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इज पॉजिट्रॉन। ओके, ये सारे पार्टिकल कुछ अपने पास पार्टिकल है जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब सिंपल सी बात करेंगे कि हाउ मच मास ऑक्यूपाइड बाय दिस पार्टिकल। ओके, सबसे पहले अपन देखेंगे मास ऑफ पार्टिकल्स। एटम के अंदर क्या क्या पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन और मेसॉन पार्टिकल। ओके, अब इनकी पोजीशन जो है फिक्स नहीं है। मेसॉन पार्टिकल की अभी तक पोजीशन फिक्स नहीं, कहाँ प्रेजेंट है। ओके, और पॉजिट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है। ओके, तो आपको याद रखना मास ऑफ पार्टिकल। अगर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मेसॉन और पॉजिट्रॉन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पॉजिट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। ओके, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पॉजिट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे मास इन केजी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का मास केजी में कितना है? 9.1 10 टू दी पावर -31 केजी। अगर मैं पॉजिट्रॉन्स की बात करूं, पॉजिट्रॉन का मास कितना है? 1.67 10 टू दी पावर -27 केजी। अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं 1.678 10 टू दी पावर क्या है? -27 केजी मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर मेसॉन की बात करूं तो 200 टाइम्स ग्रेटर मास देन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के मास से कितना टाइम्स ज्यादा मास इसका? 200 टाइम्स। और पॉजिट्रॉन्स की बात करेंगे तो मास तो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही रहेगा। मास क्या रहेगा? 9.1 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम मास सेम रहेगा। ओके, अब चार्ज की बात करेंगे, मास और चार्ज की बात करेंगे। ओके, तो अगर मैं चार्ज की बात करूँ, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन्स पे? 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम्स। पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन्स पे चार्ज क्या रहेगा? जो प्रोटॉन्स है इस पे चार्ज जो है ये भी कितना है आपके पास? पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड है। 10 टू दी पावर -19 कूलम्स का चार्ज है। न्यूट्रॉन्स क्या होता है? न्यूट्रल, इट इज लेट डिस्कर्ड पार्टिकल। विच पार्टिकल इज नोन एज लेट डिस्कर्ड पार्टिकल? न्यूट्रॉन्स, बिकॉज चार्ज इज जीरो। अगर चार्ज जीरो है तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ना तो पॉजिटिव पोल की तरफ माइग्रेट करेगा ना निगेटिव पोल की तरफ माइग्रेट करेगा। चार्ज इज जीरो। ओके, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? जीरो। न्यूट्रॉन्स पे चार्ज क्या है? जीरो होता है। मेसॉन तीनों टाइप के हो सकते हैं। पॉजिट्रॉन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड रहेगा चार्ज का। ओके, तो फंडामेंटल पार्टिकल क्लियर हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और चार्ज की बात करेंगे। ओके, अब थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन पे आते हैं। तो अभी अपने डिस्कस किया स्मॉल साइज एटम है, लार्जर साइज सभी के पास न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या रहेगा? एनर्जी लेवल। स्मॉलर साइज है तो लेस एनर्जी लेवल रहेंगे, लार्जर साइज है तो क्या होगा? मोर एनर्जी लेवल। फिर इसके बाद देखा पार्टिकल्स की पोजीशन कहाँ पे? वाई इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट इनसाइड न्यूक्लियस, वेलोसिटी बिकम्स 2i। ओके, और पार्टिकल, मेसॉन पार्टिकल का मास 200 टाइम्स ग्रेटर इज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पॉजिट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही, बट चार्ज मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? निगेटिव है। पॉजिट्रॉन पे चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव मैग्नीट्यूड रहेगा। ओके, अब सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में अपन देखेंगे तो हो गया सिंपल कि चार्ज क्या है, मास क्या है। अब सब कुछ पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। देखो क्यों नहीं होते हैं। अगर मैं मास की बात करूं, मास को मेजर करने का पैरामीटर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? मास को मेजर करने का पैरामीटर क्या है? अगर मुझे मास को मेजर करना है तो उसका पैरामीटर क्या हो सकता है? किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है, या एटॉमिक मास यूनिट भी हो सकता है। और एक पैरामीटर है मास को मेजर करने का, वो क्या है? एएमयू हो सकता है, ग्राम हो सकता है, केजी हो सकता है। ओके, अब एएमयू किसके लिए यूज किया जाता है? एएमयू को मेजर करने का पैरामीटर तब यूज करते हैं जो ऐसा मास जो आपको दिखाई नहीं दे। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस है एटमॉस्फेयर में, बट आपको दिखाई दे रहे क्या? अब उनका अगर उनका वेट मेजर करना है तो क्या यूज करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। बहुत ही सिंपल यूनिट है। ओके, ग्राम सभी जानते हैं, केजी सभी जानते हैं, केजी सभी जानते हैं मास को मेजर करने का पैरामीटर। तो ये बहुत ही लेस अमाउंट है, 1 mu इज इक्वल टू 1/any ग्राम के इक्वल है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.67 10 टू दी पावर -24 ग्राम के इक्वल आएगा
1 mu अमाउंट किसके इक्वल आ जाएगा, दिस अमाउंट के इक्वल आएगा। ओके, याद रखना ऐसा अमाउंट जो आपको दिखाई नहीं देता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, एमयू से ज्यादा अमाउंट, मिलीग्राम, फिर ग्राम, फिर केजी, इस टाइप से मास यूज करेंगे। ओके, वैसे चार्ज को मेजर करने का पैरामीटर क्या है, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज क्या होता है। अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ तो अगर मैंने यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर की बात करेंगे, मैंने इस मार्कर को अपने हेयर पे रब किया और कागज के पास थोड़ा ले गया तो क्या हो गया, कुछ ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट हो रहा है दैट इज चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, दैट इज चार्ज। इसको मेजर करने का जो अमाउंट है, इसको चार्ज को मेजर करने का पैरामीटर क्या हो सकता है, कूलम्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, ईएसयू हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और क्या हो सकता है, फेराडेज, और क्या हो सकता है, फेराडेज। इसका मतलब चार्ज को मेजर करने, क्योंकि चार्ज क्या है, चार्ज का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ उसको मेजर करने के 3 पैरामीटर है। मेजरमेंट करने के लिए कूलम्स यूज कर सकते हैं, ईएसयू यूज कर सकते हैं, फेराडे। व्हाट इज ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये क्या है मेरे पास, ईएसयू इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ईएसयू। ओके, कूलम सभी जानते हैं, फेराडे, ये सीजीएस यूनिट, इट इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या है, सीजीएस यूनिट। कूलम्स क्या है मेरे पास, ऐसा यूनिट है, और फेराडे क्या है, वो ऐसा यूनिट में इंक्लूड किया था, फेराडे डिफरेंट यूनिट। वैसे ग्राम क्या है, सीजीएस, ये क्या है अपने पास, ऐसा यूनिट है। ओके, तो चार्ज को मेजर करने का पैरामीटर ये। अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये रिलेशन आपको याद रखना है, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के इक्वल होता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सीजीएस यूनिट, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 10⁻19 कूलम चार्ज है। अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट दो, कितना हो गया, 1.6 10⁻−19, ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁹, ये कितना हो जाएगा, 4.8 10⁻−10 ईएसयू। इसका मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सीजीएस यूनिट कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4.8 10⁻−10 ईएसयू। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है सीजीएस यूनिट में वो कितना है, 4.8 10⁻10 ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के इक्वल चार्ज प्रेजेंट होता है। तो सिंपल क्लियर हो गया। स्मॉल अमाउंट को मेजर करने के लिए एएमयू से ज्यादा तो मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ग्राम, किलो, केजी। जैसे चार्ज को मेजर करने का डिफरेंट यूनिट्स है, कूलम्स, ईएसयू एंड फेराडे। इट इज सीजीएस यूनिट। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू यूनिट के इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ पे चार्ज का और एक यूनिट आ रहा है, फेराडेज। ओके, फेराडेज का मतलब क्या होता है समझ लो। फेराडेज का मतलब है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट लिया है ये, और ये बी ऑब्जेक्ट लिया है, यहां से मेरे पास Na, या सपोज मान चलो Na/2 इलेक्ट्रॉन्स का मेरे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, सपोज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ मेरे पास Na/2 इलेक्ट्रॉन्स, कितना हो रहा है, Na/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ओके, सेकेंड केस में क्या हो रहा है, मेरे पास Na इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, Na इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, व्हाट इज Na, N इज एवोगाड्रो नंबर के इक्वल की बात करेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। N इज इक्वल टू 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। किसकी बात करेंगे, 10⁻23 पार्टिकल्स की बात करेंगे, दिस अमाउंट। तो अगर Na/2 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर फ्रॉम A to B हो रहा है, ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, N इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अगर आपके पास Na इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 1 Na इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात किया जाता है। किसकी बात करेंगे, 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आगे डिस्कस करेंगे, अभी आपको बेसिक थोड़ा बहुत याद रखना है। 1 मोल में क्या रहेंगे, एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स, एवोगाड्रो इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। दिस ट्रांसफर ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फेराडे चार्ज। इसको ही कहा जाता है 1 फेराडे चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वन बॉडी से अनदर बॉडी में अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ 1 फेराडे चार्ज। कितना ट्रांसफर हो रहा है, 1 फेराडे चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्या हो जाएगा, 1 फेराडे चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, F/2 फेराडे चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, F/2 फेराडे, और यहाँ पे क्या होगा, 1 फेराडे चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो व्हाट इज फेराडे,
चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फेराडे। अगर तो यहाँ पे कितना चार्ज है, F/2 फेराडे चार्ज का ट्रांसफर, यहाँ पे कितना है 1 फेराडे का ट्रांसफर। तो क्लियर हो गया। व्हाट इज 1 फेराडे? 1 फेराडे इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको मैं सॉल्व कर दो कितना है 0.23 10 टू दी पावर 23 इंटू 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्स। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 96500 कूलम चार्ज। कितना हो गया 96500 कूलम। दैट मींस 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम के इक्वल होता है। ओके, अगर कूलम्स में चार्ज की बात हो 96500 के इक्वल। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। चार्ज की 3 यूनिट है मेरे पास, कूलम्स है, ESU है, फेराडे। व्हाट इज फेराडे? चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फेराडे। ओके, तो ये आपको याद रखना है, चार्ज प्रेजेंट 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फेराडे के इक्वल होता है। तो चार्ज और मास का क्लियर कंसेप्ट हो गया। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको, मास और चार्ज की। ओके, ये तो सभी जानते हैं। व्हाट इज AMU? AMU को डिफाइन करेंगे। अभी फेराडे तो बता ही दिया कि व्हाट इज फेराडे चार्ज क्या है। अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। अगर ऐसा अमाउंट जो आपको दिखाई देता है उसको मेजर करना, तो उसका पैरामीटर भी क्या होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट का रहेगा। ओके, तो मान के चलो व्हाट इज AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये मेरे पास किसका फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, AMU यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। इट इज एटॉमिक मास यूनिट। हाउ टू डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट? हाउ टू डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है इसको समझो। अभी आपने किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, कार्बन का 12 है। तो बहुत सारे एटम का क्या होता है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है। अगर मैं गोल्ड की बात कर तो 197.8 आ जाएगा, सिल्वर की बात करें तो 107 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बहुत सारे एटम का एटॉमिक मास क्या फ्रैक्शनल है। ओके, बट कार्बन का एग्जैक्ट एटॉमिक मास है कितना है, 12 ग्राम। तो अगर आपने एटॉमिक मास के इक्वल ग्राम में अमाउंट लिया कार्बन का, कितना लिया 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में क्या रहेगा, इसका 1 मोल ऑक्यूपाइड रहेगा। और 1 मोल में क्या रहेंगे, एवोगाड्रो नंबर एटम्स रहेंगे। कितने रहेंगे, एवोगाड्रो नंबर एटम्स। एवोगाड्रोस एटम ऑक्यूपाइड रहेंगे। कितने एटम्स ऑक्यूपाइड रहेंगे, एवोगाड्रो। इसका मतलब है किसी भी एटम के इक्वल एटॉमिक मास अगर ग्राम में ले लिया तो उसमें क्या रहेगा, उसका 1 मोल ऑक्यूपाइड रहेगा। किसी भी एटम के एटॉमिक मास के इक्वल ग्राम में अमाउंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका 1 मोल ऑक्यूपाइड रहेगा। और 1 मोल में क्या रहेंगे, उसके N एटम्स ऑक्यूपाइड रहेंगे। कितने एटम्स ऑक्यूपाइड रहेंगे, N एटम्स, एवोगाड्रो नंबर एटम्स ऑक्यूपाइड रहेंगे। ओके, तो चलो अपन डिस्कस करते हैं, N एटम्स ऑक्यूपाइड रहेंगे। ओके, इसका मतलब मेरे पास हाउ टू डिफाइन AMU। AMU को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट किस एलिमेंट को चूज किया, C12 को। क्यों चूज किया, इसका एटॉमिक नंबर एग्जैक्ट है, फ्रैक्शनल में नहीं है, इसलिए क्या होगा, जो एक्यूरेसी आएगी वो 100% आएगी, एरर 0% आएगा। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे कार्बन का 12 ग्राम अमाउंट लिया तो एटम कितने रहेंगे इसमें, N एटम्स ऑफ कार्बन। कितने मिलने वाले हैं, N एटम्स ऑफ कार्बन विल बी ऑक्यूपाइड। यहाँ मैं कह सकता हूँ N एटम्स ऑफ कार्बन का जो मास है वो कितना है मेरे पास, 12 ग्राम है। मुझे बता सकते हैं 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना रहेगा, 12/N ग्राम। अगर एटम्स कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम, तो 1 एटम का मास कितना रहेगा, 12/N ग्राम रहेगा 1 एटम का मास। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 1 एटम का मास क्या है, बहुत ही स्मॉलर बन गया। एवोगाड्रो से डिवाइड करेंगे तो पावर कितना है, 10 टू दी पावर -23 क्या आएगा, निगेटिव पावर में चला जाएगा। बहुत ही क्या हो जाएगा, लेस अमाउंट ऑक्यूपाइड रहेगा 1 एटम्स के लिए। ओके, अब क्या किया, इसको ऐसे समझो कि मान के चलो 1 एटम का मास है। ओके, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है ध्यान समझो। भी मैंने N एटम का मास 12 ग्राम है, 1 एटम कितना 12/N ग्राम, तो कार्बन के 1 एटम का मास कितना आ गया, 12/N ग्राम। अगर मान चलो कि यहाँ पे गणेश जी की आरती हो रही है। ओके, और आरती में पूजा करने वाले कितने हैं, 12 कैंडिडेट है। कितने हैं, 12। ओके, अब जनरली जो गणेश जी के लिए प्रसाद दिया जाता है वो मोदक बनाया जाता है। तो एक कार्बन के एटम का लार्जेस्ट साइज का मोदक बना के लाए। ओके, अब 12 लोग आरती में बैठे हैं, सभी को प्रसाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो कार्बन जो C12 का जो मोदक बनाया है, इसका जो एक मोदक बनाया है वो इक्वली 12 कैंडिडेट जो आरती में बैठे हैं सबको इक्वली प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितना पोर्शन जाएगा 1 एटम का, 1/12 पोर्शन।
तो प्रसाद के फॉर्म में 1/12 पोर्शन जो के पास पहुंचा, दैट अमाउंट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू को डिफाइन करता है। मान के चलो ये कितना हो गया, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ओके, तो मुझे बताओ अगर 1 एटम का मास इतना है तो 1/12 का मास क्या होगा, इससे भी कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12/Na इंटू कितना आ जाएगा 12, तो 12 से 12 कैंसिल होने पर कितना आ गया 1/Na ग्राम। इसका मतलब है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। तो इसका मतलब है कि कार्बन की जो 1 एटम का आपने मोदक बना के लाया था, उस लार्जर साइज के मोदक को 1/12 पोर्शन में आपने इक्वली डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद ईच पर्सन के पास जो अमाउंट पहुंचा, वो अमाउंट क्या है मेरे पास 1 mu के इक्वल है। वो अमाउंट क्या है 1 mu। तो याद रखना 1 mu किसके इक्वल है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। जब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही लेस अमाउंट आएगा, 1.67 10 to the power -24 ग्राम के इक्वल आएगा। तो आप देख सकते हैं 1 ग्राम में अमाउंट कितना है, बहुत ही स्मॉल होता है। उसको कितना रिड्यूस कर दिया, हाउ मेनी टाइम्स रिड्यूस कर दिया, -24 टाइम्स रिड्यूस कर दिया। तो बहुत ही लेस अमाउंट है। ये अमाउंट आपको दिखाई नहीं देता है, जैसे 1 kg आपको दिखाई देता है, ग्राम दिखाई देगा, मिलीग्राम दिखाई देगा, बट ये अमाउंट क्या है बहुत ही लेस है। कितना है 1.67 10 to the power -24 ग्राम अमाउंट है, बहुत लेस अमाउंट है। ओके, तो दैट अमाउंट इज इक्वल टू 1 mu। इसको डिफाइन करते हैं 1 mu। ओके, तो इसका मतलब है कि आपने कार्बन के 1 एटम का जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया था, मोदक के फॉर्म में लाया, और 12 लोग वहां पे कैंडिडेट थे। इक्वली जो प्रसाद के फॉर्म में के पास कार्बन के 1 एटम का जो पोर्शन पहुंचा, मोदक का जो पोर्शन पहुंचा, दैट अमाउंट इज इक्वल टू 1 mu। ओके, तो 1 mu किसके इक्वल है 1.67 10 to the power 24 ग्राम के इक्वल है। ओके, क्लियर हो गया। 1 mu, हाउ टू डिफाइन 1 mu। फर्स्ट डिफाइन mu ऑन द बेसिस ऑफ C12 एटम, फर्स्ट डिफाइन किया है। अब एग्जाम में नीट जेई में कई बार वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एंड जेई के लिए 1 AMU इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे पूछा जाता है 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू, तो 1 AMU किसके इक्वल है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। बी में दिया आपके पास 1/14 मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। सी में दिया है 1/16 मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और डी में दिया आपके पास 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। और ई में आपके पास दिया ऑल ऑफ दिस, क्या दिया आपके पास ऑल ऑफ दिस। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट क्या करते हैं 1 m इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम, ये फर्स्ट डिफाइन किया है, बट इतना अमाउंट तो मैं किसी से भी जनरेट कर सकता हूँ ना, कोई जरूरी तो नहीं कि कार्बन ही लूँ मैं, मुझे इतना अमाउंट क्रिएट करना है तो मैं किसी भी एटम के थ्रू क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, दैट अमाउंट इज इक्वल टू 1 mu होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो दिया है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन है, फर्स्ट डिफाइन, AMU फर्स्ट डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ C12, बट इतना अमाउंट मैं किसी के थ्रू भी जनरेट कर सकता हूँ, 4 कार्बन के थ्रू कर सकता हूँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सभी के थ्रू क्रिएट कर सकता हूँ। दैट इज 1 Na ग्राम अमाउंट इज इक्वल टू 1.67 10 to the power 24 ग्राम। इसको ध्यान समझो, स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। AMU फर्स्ट डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ C12 एटम, क्यों डिफाइन करेंगे, उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास है, फ्रैक्शनल नहीं है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपको इतना अमाउंट क्रिएट करना है 1/Na, तो किसी भी एटम के थ्रू कर सकते हैं, नाइट्रोजन के थ्रू कर सकते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू कर सकते हैं, अदर एटम के थ्रू कर सकते हैं। देखो अगर मैंने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 ग्राम। तो 14 ग्राम का मतलब क्या हो गया, n एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो कितना हो जाएगा 14 ग्राम। तो मुझे डिवाइड करना कितना करना है, 1 एटम का मास कितना हो गया 14/Na, तो 1/14 मास ऑफ, मुझे जितना भी एटॉमिक मास है उतने इक्वली पोर्शन में डिवाइड करना है। तो 1/14 मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, ये क्या होगा 1/14, 14 14 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या मिलेगा 1 Na ग्राम। इसका मतलब है किसी भी एटम के एटॉमिक मास को उतने इक्वली पोर्शन में डिवाइड करने पर आपको जो आता है 1 mu अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा 1 mu। तो नाइट्रोजन कितने पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा 1 एटम का 1/14, ऑक्सीजन को कितना डिवाइड करने के, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, देखो ध्यान से। अगर मैंने यहाँ पे 14 ग्राम अमाउंट लिया तो क्या रहेगा n एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो n एटम्स नाइट्रोजन में क्या है 14 ग्राम है, तो 1 एटम में कितना हो गया 14/Na ग्राम, तो 1/14 मास ऑफ 1 एटम नाइट्रोजन, तो कितना होगा 1/Na ग्राम। ओके, तो आपको याद रखना है 1/12 मास ऑफ 1 एटम, 1/14, 1/16 और 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके,
हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना है 1, तो उसको डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1/16 मास ऑफ 1 एटम ऑक्सीजन किसके इक्वल है 1 m, तो क्या आ जाएगा ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो क्लियर हो गया, एटॉमिक मास यूनिट का यूनिट क्या है 1 m इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, कितने ग्राम के इक्वल है ये डिफाइन कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पार्टिकल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्रोटॉन्स का मास, न्यूट्रॉन्स दिया है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, मेसन पार्टिकल्स। ओके, इस 4 पार्टिकल्स को मुझे अरेंज करना है। ओके, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सबसे ज्यादा है। मास ऑफ किसका, न्यूट्रॉन्स का मास क्या है सबसे ज्यादा, देन क्या होगा मास ऑफ प्रोटॉन्स, उसके बाद जो आएगा मास ऑफ मेसन, और सबसे लास्ट में क्या आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको याद रखना है द मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या आ जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, आपके पास मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या स्लाइटली ग्रेटर इज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन्स। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स तो ये आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, मैंने भी एक्सप्लेन किया ही था आपको, 1.678 10 to the power 27 kg है। ये कितना है 1.67 10 to the power 27 kg। यहाँ पे 8 है, 0.001 डिफरेंस है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, ये स्लाइटली ग्रेटर है। और मेसन का मास कितना है, मास ऑफ मेसन पार्टिकल इज 200 टाइम्स ग्रेटर इज कंपेयर टू मास ऑफ मेसन पार्टिकल इज 200 टाइम्स अप्रॉक्स ग्रेटर इज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम ज्यादा है, 200 टाइम्स ज्यादा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, थर्ड इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट जेई, ये भी क्या है नीट और जेई में कई बार पूछा जाता है। ओके, इस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इन एएमयू। ओके, तो मुझे किसमें चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो कैलकुलेट कर लो इसको। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केजी में, ग्राम में कितना हो जाएगा 9.1 10 to the power -31 kg है, तो ग्राम में कितना हो जाएगा 9.1 10 to the power 28 ग्राम हो गया। ओके, तो मेरे पास रिलेशन क्या है 1.67 10 to the power 24 ग्राम इज इक्वल टू 1 mu। अभी मैंने रिलेशन देखा था 1 mu किसके इक्वल है 1 माइक्रोग्राम किसके इक्वल है, तो कैलकुलेट कर लो 9.1 10 to the power 28 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी mu, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 9.1 10 to the power 28 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1.67 10 to the power 24। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 5.48 10 to the power क्या आ जाएगा -4, क्या आएगा -4, सॉल्व करो तो आ जाएगा 0.000548 AMU। तो कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0.00548 AMU इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU कितना हो गया 0.00548। याद रखना भी कितना सिंपल है, कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4, 3 0 इसका 5 आएगा 4, फिर क्या होगा 8। तो याद रखना है 0.000548 AMU मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास आ गया कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे क्या चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए। क्या चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन, तो कैलकुलेट करो अगेन द मास ऑफ प्रोटॉन्स इन AMU, तो कितना है 1.67 10 to the power 24 ग्राम, ये आ गया। ओके, इसको जब सॉल्व करोगे अप्रॉक्स कितना आएगा ये 1.67 10 to the power 24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU, और ये भी क्या 1 AMU के अप्रॉक्स ही है, मेरे पास 1 AMU का जो वैल्यू है 1.672 के अप्रॉक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 1.67 -24, जब इसको सॉल्व कर तो आ जाएगा 1.0072 AMU।
तो मास ऑफ प्रोटॉन्स ही क्या एक्चुअली 1 mu के इक्वल है। क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन्स 1 mu के इक्वल है। देखो यहाँ पे क्या है 1.67 मास ऑफ प्रोटॉन्स और 1/n कितना है 1.672 के इक्वल है। तो कितना आ जाएगा 1.0072 mu। ओके, सिमिलर वे मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए कैलकुलेट कर लो 1.678 माइनस 24 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1.67 10 to the power 24 ग्राम इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 1 mu के इक्वल है। कुछ नहीं करना है आपको, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है 1.678, वहां पे कितना 1.67 था, यहाँ पे क्या 8 है। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स स्लाइटली ग्रेटर इज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन्स, तो 1 mu के इक्वल है। तो आपसे पूछा क्या है 1.678 10 to the power 24 इज इक्वल टू हाउ मेनी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1.678 माइनस 24 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1.67 माइनस 24। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.0082 AMU। कितना आ जाएगा 0.0082 AMU आ जाएगा। इस ए क्या हो जाएगा 1 AMU के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको सब कैलकुलेशन याद नहीं रखना है, ये कैलकुलेट नहीं करना है, इसको जस्ट ये मेमोराइज कर लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन AMU। ओके, तो बहुत सिंपल हो गया। देखो क्या कैसे याद रखना है, नोट पॉइंट हाउ टू मेमोराइज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन AMU कितना हो गया 0.000548 AMU। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 1.0072 AMU और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 1.0082 AMU। तो आप देख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन AMU कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, नीट और जेई में कई बार पूछा जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मास ऑफ प्रोटॉन्स 0.00548 AMU, मास ऑफ प्रोटॉन्स 1.0072 AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 1.0082 AMU के इक्वल है। किसके इक्वल है 1.0082 AMU के इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये तो हो गया मेरे पास मास के लिए कैलकुलेशन। ओके, AMU में कन्वर्ट करना आएगी आपको, हाउ टू कैलकुलेट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई के लिए, नीट एंड जेई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। क्या पूछा है स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो इज नोन एज E/m रेशियो। इसको क्या कहते हैं चार्ज बाय मास रेशियो इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। दैट मीन्स अंडरस्टूड है चार्ज बाय मास रेशियो पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे दिया आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम प्लस 2 आयंस। अल्फा पार्टिकल किसके इक्वल है हीलियम प्लस 2 आयंस के इक्वल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, तो आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/m रेशियो। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स की मास की मैं बात करूं तो E/m रेशियो कैलकुलेट करो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मास क्या रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 1836 टाइम इज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स डिवाइड बाय 1836 टाइम्स। ओके, तो E/m चार्ज बाय मास रेशियो, तो मास कितना रखो मैं प्रोटॉन्स के फॉर्म में चाहिए मुझे, क्या चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्म ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन के फॉर्म में कितना हो गया मास ऑफ प्रोटॉन्स डिवाइड बाय 1836 टाइम्स। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ प्रोटॉन्स के लिए, तो चार्ज तो क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही है और मास क्या हो जाएगा m/p। न्यूट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है 0 और मास क्या है न्यूट्रॉन्स का मास प्रोटॉन्स के मास के इक्वल ही ऑलमोस्ट। हीलियम में कितना चार्ज है, कितने प्रोटॉन्स का चार्ज है 2 प्रोटॉन्स का चार्ज है, तो 2 ही हो गया। और मास कितना है हीलियम का जो मास है वो कितना है 4 और 4 में क्या 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है और 2 क्या है मेरे पास न्यूट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास क्या है मेरे पास ऑलमोस्ट क्या है, प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स का मास कितना लिखा है 2 लिखा है, तो मास ऑफ प्रोटॉन्स और इधर क्या लिखा है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ अगर मास ऑफ प्रोटॉन्स को अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कितने प्रोटॉन्स का हो गया ये मास कितना हो गया 2 + 2 कितना हो गया 4, तो क्या आ जाएगा 4 प्रोटॉन्स। ओके, ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं। हीलियम में कितना 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 pm, तो मतलब कितना हो गया इसमें 4 मास इंटू प्रोटॉन्स। तो अब चेक करते हैं ये कितना हो गया 1/2 रेशो कितना आ गया 1/2 E/2 pm रेशो। अब देखते हैं E/m रेशो किसका ज़्यादा है,
ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो कितना हो गया 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके बाद क्या आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास सबसे ज्यादा आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है प्रोटॉन्स का आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है अल्फा पार्टिकल, सबसे लास्ट में क्या न्यूट्रॉन। तो क्या आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स का ई बैंड रेशियो सबसे ज्यादा है क्योंकि कितना आ रहा है 1836 टाइम्स ज्यादा है। उसके बाद क्या आ जाएगा प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के बाद क्या आएगा 0.5, तो क्या आ जाएगा हीलियम पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, और सबसे लास्ट में क्या आएगा न्यूट्रॉन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बैंड रेशियो। तो अंडरस्टूड है एग्जाम में कभी कभी ई बैंड रेशियो नहीं दिया जाता है, वहां पे केवल लैंग्वेज में लिखा जाता है कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। क्या पूछाता है स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। तो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो क्या है मेरे पास ई बैंड रेशियो। तो क्या आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्या आएगा प्रोटॉन्स, फिर क्या आएगा अल्फा पार्टिकल, फिर क्या आएगा न्यूट्रॉन्स। तो ये आपके पास आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बैंड रेशियो। ओके, आपको याद रखना ई बैंड रेशियो का डिक्रीजिंग ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा था। सबसे ज्यादा किसका इलेक्ट्रॉन्स का, सबसे लिस्ट किसका है न्यूट्रॉन्स का, ई बैंड रेशियो सबसे लेस होता है। ओके, ये तो हो गया आपके पास चार्ज और मास रेशियो के लिए। तो मास कैलकुलेट करना आएगी आपको। चलो थोड़ा मास को थोड़ा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। ओके, फिर उसके बाद चार्ज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, चार्ज को डिस्कस करेंगे, चार्ज रेशियो की बात करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एएमयू का मीनिंग क्या होता है। मैंने अभी बता दिया एटॉमिक मास यूनिट, ऐसा मास जो आपको दिखाई नहीं देता उसको मेजर करने के लिए एमयू यूज करेंगे। उससे ज्यादा मास मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ग्राम, केजी, क्विंटल, ये यूज करेंगे मास के लिए। तो देखो मुझे बताओ हीलियम का मास कितना है 24 है। मुझे बताओ सिल्वर का मास कितना है, एटॉमिक नंबर 47, मास कितना है 107, 108 मान लो इसको 108। गोल्ड कितना है 79 और ये कितना है 197, कितना है गोल्ड का 197। ओके, कॉपर की बात तो कॉपर में कितना है 63.5, 63.5 क्या हो जाएगा 29। ओके, मैंने कुछ आइटम लिए हीलियम, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। ओके, तांबा, चांदी, सोना और हीलियम आइटम लिया। ओके, तो आप देख सकते हैं एएमयू में मुझे कैलकुलेट करना है। देखो अगर मैंने व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 एमयू, मैंने क्या किया जिस किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है उसके इक्वल मुझे एएमयू में अमाउंट लेना है। तो मैंने क्या किया इसका 4 एमयू अमाउंट लिया। कितना लिया 4 एमयू। दैट मीन्स किसी भी एटम के एटॉमिक मास के इक्वल अगर एमयू में आपने अमाउंट ले लिया तो उतने अमाउंट में दैट एटम का सिंगल एटम ऑक्यूपाइड होता है। क्या होता है सिंगल एटम ऑक्यूपाइड होता है। तो सिंगल एटम, कितना एटम ऑक्यूपाइड रहेगा सिंगल एटम। ओके, वैसे अगर आपने यहाँ पे 108 एमयू अमाउंट ले लिया तो क्या रहेगा सिंगल एटम ऑफ हीलियम। ऐसा तो नहीं ना अगर हीलियम का अमाउंट ले तो हीलियम एटम ही ऑक्यूपाइड रहेगा। ऐसा तो नहीं कि एग्जाम में मेहनत आप करोगे रिजल्ट दूसरे का बनेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। यहाँ पे क्या अपने पास अगर मैंने हीलियम का 4 एमयू अमाउंट लिया तो क्या रहेगा सिंगल एटम ऑफ हीलियम विल बी ऑक्यूपाइड। वैसे मैं सिल्वर की बात कर रहा हूँ तो सिल्वर में क्या होगा 108 एमयू अगर आपने सिल्वर का अमाउंट लिया उसका भी क्या रहेगा सिंगल एटम ऑक्यूपाइड रहेगा। क्या रहेगा सिंगल एटम विल बी ऑक्यूपाइड। अगर मैंने गोल्ड की बात तो कितना लिया मैंने 197 एमयू। ओके, तो इसका भी क्या रहेगा सिंगल एटम ऑक्यूपाइड रहेगा। क्या रहेगा सिंगल एटम विल बी ऑक्यूपाइड। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कितना हो जाएगा 63.5 एमयू। तो क्या रहेगा इसका भी सिंगल एटम ऑक्यूपाइड रहेगा। क्या रहेगा सिंगल एटम ऑफ कॉपर, सिंगल एटम ऑफ गोल्ड ऑक्यूपाइड रहेगा। तो बहुत सिंपल लॉजिक मिल गया आपको। किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है उसके इक्वल आपने एमयू में अमाउंट लिया तो दैट अमाउंट क्या रहेगा सिंगल एटम ऑफ दैट एटम। तो क्या रहेगा सिंगल एटम गोल्ड सिल्वर तो सिल्वर का ये आपको ऑक्यूपाइड होता है। ओके, अब छोटे मोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन दिया आपके पास इन 100 एमयू ऑफ हीलियम कैलकुलेट हाउ मेनी एटम विल बी ऑक्यूपाइड। अब अमाउंट कितना दिया 100 एमयू, कितना दिया अमाउंट 100 एमयू अमाउंट ऑफ हीलियम, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हीलियम विल बी ऑक्यूपाइड। तो आपको लॉजिक क्या लगाना है स्टेप फर्स्ट में। मैंने अभी बताया था कि एटॉमिक नंबर कितना है इसका 2, एटॉमिक मास कितना है 4। तो एटॉमिक मास के इक्वल उसका अमाउंट ले लो एमयू में। तो कितना आ जाएगा 4 एमयू। दैट मीन्स क्या हो गया 1 एटम ऑफ हीलियम। क्या रहेगा 1 एटम ऑफ हीलियम।
तो आपसे पूछा क्या, इन 4 mu अमाउंट, सॉरी क्या पूछा आपसे, 100 mu अमाउंट, 100 mu अमाउंट द नंबर ऑफ एटम्स विल बी, तो क्या लगेगा 100 डिवाइड बाय 4, तो कितना हो गया 25 एटम्स ऑफ हीलियम, कितने आ जाएंगे 25 एटम्स ऑफ हीलियम विल बी ऑक्यूपाइड, तो 25 एटम्स रहेंगे हीलियम के ऑक्यूपाइड रहेंगे ना 100 mu ऑफ हीलियम में। ओके, बहुत सिंपल लॉजिक समझ में आएगी आपको, हाउ मेनी एटम ऑफ हीलियम विल बी ऑक्यूपाइड, किसी भी एटम का एटॉमिक मास के इक्वल mu अमाउंट लेंगे तो सिंगल एटम ऑक्यूपाइड रहेगा, तो 100 mu हाउ मेनी एटम ऑफ हीलियम विल बी ऑक्यूपाइड, तो कितना रहेगा 25 एटम ऑफ हीलियम विल बी ऑक्यूपाइड। ओके, तो AMU का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, हाउ टू डिफाइन AMU, क्यों डिफाइन किया, कार्बन के एटम के बेसिस पे एग्जैक्ट एटॉमिक मास है। AMU को अमाउंट को अपन किसी के इक्वल भी कर सकते हैं, और AMU उसके लिए यूज किया जाता है बहुत ही लेस अमाउंट के लिए, उससे ज्यादा अमाउंट है तो ग्राम यूज करेंगे, उससे ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया एटम की इंफॉर्मेशन हो गया। ओके, अब मैं थोड़ा सा लॉजिक पे आगे बढ़ के चलता हूँ। मेरे पास एटॉमिक स्पीसीज हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्पीसीज हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं एटॉमिक स्पीसीज या क्या हो सकता है मॉलिक्यूलर स्पीसीज, क्या एग्जिस्ट हो सकता है मॉलिक्यूलर स्पीसीज, या तो मेरे पास एटॉमिक स्पीसीज हो सकती है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज हो सकती है। ओके, अगर सपोज मान लो मैंने कैल्शियम एटम लिया, कितना लिया कैल्शियम 20, मास नंबर कितना लिया 40। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, तो आप क्या बोलते हैं 40 mu, 40 ग्राम या 40, ओनली 40 कहा जाता है, आप 40 mu तो कभी नहीं कहते, आप ना ही 40 ग्राम कहते हो, क्या कहते हो सिंपल 40, तो 40 कहने के पीछे रीजन क्या है, आप जो कहते हो रिलेटिव एटॉमिक मास है। ओके, एटॉमिक मास को 3 टाइप से डिफाइन किया जाता है, एक तो फर्स्ट है अपने पास एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU, सेकेंड आपके पास है ग्राम एटॉमिक मास, क्या है मेरे पास ग्राम एटॉमिक मास, और थर्ड मेरे पास है इसी में रिलेटिव एटॉमिक मास, थर्ड मेरे पास क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास, थर्ड में मेरे पास क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो मेरे पास क्या है 3 स्पीसीज है एटॉमिक स्पीसीज में, एटॉमिक मास यूनिट, दूसरा क्या है ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, और थर्ड में क्या रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, थर्ड में क्या रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहा हूं, मैंने लिखा है 40 ग्राम 40 mu, इसका मतलब क्या है 1 एटम ऑफ कैल्शियम इज ऑक्यूपाइड। अगर आपने 40 ग्राम 40 mu बोला है दैट मीन्स क्या होगा 1 एटम ऑफ इन दिस अमाउंट 1 एटम ऑफ कैल्शियम विल बी ऑक्यूपाइड। वैसे मुझे ग्राम एटॉमिक मास बोलना है, मुझे क्या बोलना है ग्राम, ग्राम का मतलब होता है मूल कंसेप्ट में Na पार्टिकल्स, क्या होता है ग्राम का मतलब ग्राम के साथ एटम्स आ जाए, ग्राम के साथ मॉलिक्यूल्स आ जाए तो एओ पार्टिकल्स, मतलब Na एटम्स की बात कर रहा है, Na एटम्स ऑफ कैल्शियम, किसकी बात कर रहे हैं एटम्स ऑफ कैल्शियम। ध्यान से समझो यहाँ पे मैं क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, ग्राम के साथ जब भी एटम्स आ जाए, देखो ग्राम के साथ एटम्स आ जाए, ग्राम के साथ मॉलिक्यूल्स आ जाए, मॉलिक्यूल्स या ग्राम के साथ आयंस आ जाए, क्या आ जाए ग्राम के साथ आयंस, आयंस मॉलिक्यूल्स आर एटम्स, तो ग्राम के साथ जैसे ही लिखा है एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस दैट मींस Na एटम्स Na मॉलिक्यूल्स Na आयंस, यहाँ पे क्या होगा Na आयंस ऑफ कैल्शियम। ओके, और Na क्या है यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है, Na क्या है यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है। तो इसका मतलब अगर आपने 40 ग्राम बोल दिया 40 ग्राम दैट मींस क्या होगा Na एटम्स ऑफ कैल्शियम विल बी ऑक्यूपाइड, कितने एटम्स ऑक्यूपाइड हैं कैल्शियम के Na एटम। तो देखो अगर आपने AMU बोला तो कैल्शियम का क्या सिंगल एटम ऑक्यूपाइड, अगर आपने 40 ग्राम बोल दिया तो क्या होगा Na एटम्स ऑफ कैल्शियम विल बी ऑक्यूपाइड। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक, रिलेटिव का मतलब क्या है किसी कंपैरिजन में, व्हाट इज रिलेटिव कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या है, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास द मास ऑफ एनी एटम how many times higher is compared heavier is compared to mass of 1 atom of hydrogen। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्या लिख सकता हूं मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU, कितना होता है 1 AMU, मास ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम का मास कितना है 1 AMU। अब मुझे कैलकुलेट किसका करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कैल्शियम के लिए, तो कैल्शियम के 1 एटम का मास कितना है 40 mu, कितना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एटम
मास ऑफ वन एटम इन एएमयू। ओके, तो मुझे बताओ कैल्शियम के 1 एटम का मास कितना, जिसका भी को रिलेटिव कैलकुलेट करना है उसके 1 एटम का मास, तो कैल्शियम के 1 एटम का मास कितना है 40 एमयू। तो इसको रेशियो कैलकुलेट कर लो, 40 एमयू डिवाइड बाय क्या हो गया एएमयू। तो एमयू से एमयू क्या हो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 40। तो आप जो कह रहे हैं यहाँ पे 40 जो है वो क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास है। 40 क्या है मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो याद रखना जो एमयू ये अपने पास है वो क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास है। 40 रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, देखो मास 3 टाइप्स के होते हैं। आप जो किसी का भी मास पूछा जाता है तो आपने बोला व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, तो आप ग्राम नहीं बोलते, आप ना ही एमयू कहा जाता है, आप केवल 40 बोलते हैं। तो 40 का मतलब है द मास ऑफ एनी एटम हाउ मेनी टाइम्स हेवियर इज कंपेयर टू मास ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के कंपेरिजन में अदर एटम का मास कितने टाइम्स हेवियर है, दैट इज क्या होगा रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करेगा रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करेगा। ओके, तो याद रखना जो भी आपके पास मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो आपको याद रखना है। द मास ऑफ 1 एटम इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर इज कंपेयर टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो चाहे आप फॉर्मूला लिख लो, एटॉमिक मास मास 3 टाइप के रहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट और क्या रहेगा रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट राम, RAM। राम का मतलब क्या है रिलेटिव, रिलेटिव ए का मतलब क्या है एटॉमिक, रिलेटिव एटॉमिक और इधर क्या आ जाएगा मास। ओके, तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। आप जिसको भी रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है उसके 1 एटम के मास को ऊपर रखना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। मास ऑफ 1 एटम ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। और ये किसके इक्वल है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल, ये किसके इक्वल है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो इधर आप बोल सकते हैं मास 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, या क्या बोल सकते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों के इनके कंपैरिजन में अदर एटम का मास कितने टाइम्स ज्यादा है, दैट इज क्या हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर मुझे राम कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, हीलियम के लिए और गोल्ड के लिए, किसके लिए गोल्ड के लिए, तो देखो मुझे क्या है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन किसके इक्वल है 1 एमयू के इक्वल, किसके इक्वल है 1 एमयू। और ऑक्सीजन का कितना है 8 एमयू, 1 एटम का मास कितना है 8 एमयू, 8 एमयू। देखो एमयू से एमयू क्या होगा कैंसर, तो कितना आ जाएगा 8। अब नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन का कितना है यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए ये कितना हो जाएगा सॉरी 16 एटॉमिक मास है, तो क्या हो जाएगा 16 रिलेटेड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा द मास ऑफ ऑक्सीजन is 16 times heavier is compared to mass occupied by 1 atom of hydrogen. ओके, वैसे नाइट्रोजन के लिए क्या आ जाएगा 14 एमयू और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 एमयू। तो एमयू से एमयू क्या होगा कैंसर, तो कितना आ जाएगा 14। अगर मैं हीलियम की बात तो क्या आ जाएगा हीलियम में 4 एमयू और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 एमयू। तो एमयू से एमयू कैंसर तो कितना आ जाएगा 4। अगर मैं गोल्ड की बात हो तो कितना हो गया 197 और ये क्या होगा 1 एमयू, तो कैलकुलेट कर दो 97 एमयू। ओके, ये सभी क्या होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्या होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। चलो अब इसका मीनिंग मुझे बताओ, इसका मीनिंग क्या है। ओके, कुछ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट पे, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट से रिलेटेड। ओके, चलो डिस्कस करते हैं अभी। डिस्कस करते हैं। In 46 AMU of sodium, क्या दिया 46 AMU of सोडियम। सेकंड में आपके पास जो गिवन है वो दिया है 46 ग्राम ऑफ सोडियम और थर्ड में दिया है 23
ये गिवन है। दैट मीन्स क्या है मेरे पास, अगर मैं लिखा 46 AMU ऑफ सोडियम, ओके, इसका मतलब है 46 AMU ऑफ सोडियम का मतलब है कि सोडियम का अगर मैं 23 AMU लिया तो क्या होगा 1 एटम, तो 46 में क्या होगा 2 एटम, दैट मीन्स क्या होगा 2 एटम्स ऑफ सोडियम विल बी ऑक्यूपाइड, क्या रहेंगे 2 एटम्स ऑफ सोडियम विल बी ऑक्यूपाइड। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 46 ग्राम ऑफ सोडियम के लिए, तो ग्राम का मतलब क्या है 23 ग्राम किसके इक्वल है, एवोगाड्रो नंबर एटम्स के इक्वल है, तो 46 में क्या होगा 2 मोल्स। सिंपल है, मैंने अभी कहा था किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास के इक्वल ग्राम में अमाउंट लेंगे तो क्या रहेंगे उसका 1 मोल ऑक्यूपाइड होता है, कितना होगा इसका 1 मोल ऑक्यूपाइड होता है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना लिया अपने 46 ग्राम, तो 46 ग्राम में अमाउंट कितना ऑक्यूपाइड रहेगा 46/23, तो कितना आ जाएगा 2 मोल, तो क्या है 2 मोल, और 1 मोल में कितना है एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स है Na पार्टिकल, तो 2 मोल में कितना हो गया 2 Na पार्टिकल्स, कितना रहेगा 2 Na पार्टिकल्स, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 Na एटम्स ऑफ सोडियम, कितना रहेगा 2 Na एटम्स ऑफ सोडियम की बात करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट पे आ जाओ 23 क्या रिलेटिव एटॉमिक मास, ओके, 23 क्या रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें क्या होगा 2 एटम्स रहेंगे, 23 ग्राम लगा दे तो कितना हो गया 2 Na एटम्स, और यहाँ पे 2 एटम्स, देखो कितना डिफरेंस है 2 एटम्स में और 2 Na एटम्स में कितना लार्जर डिफरेंस है। अगर ग्राम लगा दिया तो कितना मीनिंग चेंज हो गया, और AMU लगा दिया तो कितना मीनिंग चेंज हो गया, ओके। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो याद रखना AMU का मीनिंग क्या हो गया। ओके, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेकर चल रहे हैं, ओके, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। अब सिमिलर वे में मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करेंगे, सिमिलर वे में मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करेंगे, तो देखो हाउ टू यूज फॉर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के लिए कैसे यूज करना है। अगर मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर मास, ओके, तो मैंने एग्जांपल लिया H2O क्या है मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें एटम क्या क्या रहेंगे 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट और 1 क्या ऑक्सीजन एटम, मुझे इसका मास कितना है 2 AMU, उसका कितना है 16 AMU, तो कितना हो गया मेरे पास 18 AMU। अगर आपने 18 AMU अमाउंट ले लिया दैट मीन्स क्या होगा 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, क्या रहेगा यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, तो यहाँ पे जो मिलने वाला है आपको क्या मिलेगा 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अगर डिफरेंट, अगर यहाँ पे आपने ग्राम ले लिया 18 ग्राम, तो क्या रहेगा 1 मोल ऑफ H2, और 1 मोल में क्या रहेगा एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, क्या रहेगा एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। तो आपको याद रखना है अगर आपने 18 AMU अमाउंट ले लिया तो क्या रहेगा 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, और 18 ग्राम लिया तो क्या रहेगा 1 मोल या Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 विल बी ऑक्यूपाइड, तो कितने रहेंगे Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 विल बी ऑक्यूपाइड। तो याद रखना यहाँ पे क्या ग्राम मॉलिकुलर मास, ये क्या होगा मॉलिकुलर मास, दिस नोन एज मॉलिकुलर मास, और ये क्या होगा ग्राम मॉलिकुलर मास। मैंने भी आपसे कहा था ग्राम जब भी आया जाएगा ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम मॉलिकुलर मास दैट मींस क्या होगा Na मॉलिक्यूल्स के मास की बात करेंगे, तो मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स, ओके। तो क्या रहेंगे यहाँ पे 2 Na मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या रहेगा 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। देखो AMU लगा दे तो क्या रहेगा 1 मॉलिक्यूल्स, और ग्राम लगा दे तो क्या होगा एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 की बात करेंगे, ओके। तो ये तो हो गया आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन में कि व्हाट इज मॉलिकुलर मास क्या है, ग्राम मॉलिकुलर मास क्या है, इसको डिफाइन किया है। AMU क्या होता है इसको डिफाइन किया अभी अपन ने, ओके। चलो इसमें 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो क्लियर हो गया आपको
व्हाट इज एटॉमिक मास में एमयू क्या है, चार्ज क्या है, इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए। ओके, अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे व्हाट इज, अब आते थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच पे, ये तो क्लियर हो गई आपको। ओके, अब न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1 दर्जन का मतलब क्या, व्हाट इज दर्जन, 12 नंबर। ओके, अगर आप मार्केट में गए और आपने कहा कि 1 दर्जन, तो क्या हो जाएगा, 12 नंबर की बात करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे, 12 डिजिट क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हमने कहा कि 1 दर्जन बनाना चाहिए तो कितना देगा, 12। अगर मैंने कहा 1 दर्जन एप्पल चाहिए तो क्या देगा, 12 देगा। अगर मैंने कहा कि 1 दर्जन मुझे ग्रेप्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 1 दर्जन ग्रेप्स, तो भी क्या देगा, 12 ही देगा। मैंने 1 दर्जन ग्रेप्स की बात करें तो भी क्या होगा, 12 ही होगा। तो जनरली क्या होता है, दर्जन का मतलब 12 नंबर फिक्स हो गया, 12 नंबर फिक्स हो गया, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का नंबर फिक्स हो गया। अगर मैंने 1 दर्जन बनाना लिया तो क्या होगा, बनाना के 12 नंबर आएंगे। अगर मैंने एप्पल लिया तो क्या होगा, एप्पल के 1 दर्जन आएंगे। और ग्रेप्स लिया तो क्या होगा, 1 दर्जन ग्रेप्स आएंगे। ओके, अब ग्रेप्स का मतलब है कि ऐसा तो नहीं होता है कि आप मार्केट में चले गए और आपने बोला कि 1 दर्जन तो एप्पल के लिए यूज करते, बनाना निकले, आपने बोल दिया कि 1 दर्जन मुझे ग्रेप्स चाहिए, तो क्या वो आपको नंबर कितना देगा, या तो बोलेंगे ग्रेप्स क्या चाहिए, केजी या हाफ केजी के हिसाब से मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, केजी या हाफ केजी के हिसाब से मिल सकते हैं। बट आपने अगर बोल दिया कि मुझे 1 दर्जन चाहिए, तो उस ग्रेप्स के गुच्छे में से क्या करेगा, 12 अंगूरी ग्रेप्स निकाल के आपको देगा ना। ओके, तो वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, मतलब दर्जन जब बोल दिया 12 नंबर फिक्स हो गया। ओके, वो सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सिमिलर वे में क्या होगा, अगर आपने एवोगैड्रो नंबर बोल दिया, क्या है अपने पास, एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं बात कर रहा हूँ एवोगैड्रो नंबर, तो ये कितना है, 6.023 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 23 पार्टिकल्स। ये कितना रहेगा, 23 पार्टिकल फिक्स हो चुके हैं। तो एवोगैड्रो नंबर बोल दिया तो क्या होगा, इतने पार्टिकल्स फिक्स हो गए, इतने नंबर फिक्स हो गए, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है 1 एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, तो ये तो याद होता है स्टूडेंट को, 6.023 10 टू दी पावर 23। बट ये पॉजिटिव साइन या निगेटिव, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, एवोगैड्रो नंबर क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब किसी सब्सटेंस का अमाउंट या तो होगा इन तो 0 होगा, या तो क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव का भी हो सकता है, या नहीं हो सकता है। ओके, तो एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.023 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल रहेगा। कितना रहेगा, 23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में अगर लेंगे तो पार्टिकल में भी, पार्टिकल्स क्या हो सकता है, मे बी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ओके, तो याद रखना, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स के एवोगैड्रो नंबर लिए तो 1 एवोगैड्रो नंबर, तो क्या होगा, दिस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के, न्यूट्रॉन्स के, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के और आयंस हो सकते हैं एवोगैड्रो नंबर में। दिस पार्टिकुलर फिक्स वैल्यू होता है। ओके, एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर क्या है, दिस अमाउंट ऑफ द वेट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ पार्टिकल। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इतने पार्टिकल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करेगा, 1 एम को डिफाइन करता है। तो पार्टिकल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या मीट में भी आयंस हो सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे याद रखना है, ये तो क्लियर हो गया आपको, इसका वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, नेवर भी निगेटिव हो सकता है, इसका वैल्यू नहीं हो सकता है, ये क्या है, पावर पॉजिटिव वैल्यू है। अब एक सिंपल सा मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको, आपने कोई भी एटम लिया, मॉलिक्यूल्स लिया, मुझे बताओ सोडियम क्या है, एटॉमिक स्पीशीज है, और कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट CO3 ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मॉलिक्यूल्स, ये क्या है मेरे पास, एटॉमिक स्पीशीज, ये क्या है मेरे पास, एटॉमिक स्पीशीज, और ये मेरे पास क्या है, मॉलिकुलर स्पीशीज, ये मेरे पास क्या है, मॉलिकुलर स्पीशीज है। ओके, तो अगर मैंने कहा सोडियम की बात कर रहा हूँ, सोडियम के लिए, तो सोडियम का मैंने लिया 23 ग्राम अमाउंट, क्या लिया मैंने, ग्राम एटॉमिक मास लिया, तो 23 ग्राम लिया। तो किसी भी एटम के एटॉमिक मास को अगर हमने ग्राम लगा दिया यहाँ पे, तो उसमें क्या रहेगा, उसका 1 मोल ऑक्यूपाइड रहेगा।
और 1 मोल में कितने एटम्स रहेंगे इसके, एवोगाड्रो नंबर एटम्स ऑफ सोडियम विल बी ऑक्यूपाइड। सोडियम के एटम कितने रहेंगे, एवोगाड्रो नंबर। अब ऐसे सिमिलर में क्या होगा, अगर आप उसका मास की बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है देख लो, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100, ये कितना है 100 है मोलर मास। तो अगर आपने 100 ग्राम इसका मास लिया, क्योंकि कैल्शियम का मास कितना है 40 और ये कितना हो गया 60, तो मास कितना हो गया 100 ग्राम। तो अगर आपने 100 ग्राम मास लिया कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसमें क्या रहेगा 1 मोल, क्या रहेगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी ऑक्यूपाइड। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें Na मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी ऑक्यूपाइड। क्लियर हो गया कंसेप्ट। किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है उसके आपने पीछे यूनिट लगा दिया ग्राम, दैट मींस ग्राम एटॉमिक मास ले लिया, और यहाँ के लिए अपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो क्या रहेगा आपके पास 1 मोल ऑक्यूपाइड रहेगा, इसके क्या एन एटम्स रहेंगे। ओके, यहाँ पे भी क्या रहेगा एन एटम्स। अब सिमिलर वे में सेकेंड पॉइंट पे मिस्टेक करोगे, आप ध्यान से देखना इस पॉइंट को मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, अगर मैंने यहाँ पे इसका 1 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, मैंने क्या लिखा ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, दैट मीन्स क्या, मैंने भी क्या कहा ग्राम के बाद एटम आएगा, दैट मीन्स क्या होगा इसका 1 ग्राम एटम, दैट मीन्स क्या होगा एन एटम्स ऑफ सोडियम, क्या बोलेंगे एन एटम्स ऑफ सोडियम, और एटम सोडियम का मतलब 1 मोल, आपके पास क्या गिवन है 1 मोल गिवन है। तो ग्राम के साथ अगर एटम्स आ जाए तो क्या होगा Na, ग्राम इज Na एटम, तो कितना दिया 1 Na एटम्स इक्वल टू 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। अब सिमिलर वे में मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई कर सकता हूं मैं, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, क्या लिख दिया 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखा हमने 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे भी क्या आपके पास 1 इंटू क्या होगा Na, 1 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो 1 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब भी क्या हो गया आपके पास 1 मोल हो गया, ये क्या हो गया 1 मोल, ये आपको डिफाइन करेगा 1 मोल के इक्वल, किसके इक्वल डिफाइन करेगा 1 मोल के इक्वल। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो गया 1 मोल, यहाँ पे भी क्या हो गया 1 मोल, तो ये भी क्या होगा एन एटम्स ऑफ नियॉन 1 मोल, ये भी क्या हो गया 1 मोल के इक्वल रहेगा। ओके, तो क्लियर याद रखना है, आप चाहे तो ग्राम एटम्स ले लो, एन ग्राम एटम्स तो 1 मोल होगा, या किसी भी एटम का एटॉमिक मास के पीछे यूनिट लगा दो ग्राम में, 23 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 1 मोल। ओके, तो क्लियर हो गया। तो 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हाउ मेनी पार्टिकल्स एग्जिस्ट, एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे, एटम में तो क्या रहेंगे एटम विल बी एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो आपको याद रखना है एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए बता रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो क्लियर हो गया सभी, एटॉमिक मास, ओके, मॉलिक्यूलर मास। चलो अब थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। ओके, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, यहाँ पे यूज करेंगे मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। मेथड नंबर 1 फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, किसकी बात कर रहे हैं, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के लिए, how to calculate number of moles, amount of substance is given, क्या दिया है amount of substance is given। ओके, फर्स्ट मेथड बहुत इजी है, मोल इज इक्वल टू गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास, मुझे क्या चाहिए ग्राम एटॉमिक मास, और क्या चाहिए मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आइदर मुझे क्या चाहिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो याद रखना ये भी क्या ग्राम में चाहिए, मुझे भी ग्राम में चाहिए, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगी यूनिट, तो क्या आ जाएगा मोल से यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, इसमें एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, लिखा 46 ग्राम ऑफ सोडियम, क्या लिखा है 46 ग्राम ऑफ सोडियम
ओके। और सेकंड में मैंने लिखा है आपके पास 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखा है 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। मुझे मोल कैलकुलेट करना कितना हो गया 46/23, तो कितना आ जाएगा 2 मोल्स। गिवन अमाउंट कितना है 46 ग्राम और मोलर मास कितना है इसका 23 ग्राम। मोलर मास चाहिए मुझे, एटॉमिक मास चाहिए क्या मुझे, रिलेटिव चाहिए क्या, नहीं क्या चाहिए मुझे, ग्राम एटॉमिक मास एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का मास चाहिए। तो क्या ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा 2 मोल। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 मॉलिक्यूल्स के लिए मास कितना है इसका 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल तो कितना हो जाएगा 2 मोल, तो दोनों के मोल क्या आ जाएंगे 2 मोल्स। ओके, तो फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिफाइन करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट में देखते हैं मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के लिए मेथड नंबर सेकंड। ओके, मोल्स के लिए आपके पास रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी पॉसिबल है। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक है अपने पास, जैसे एग्जांपल से मैं क्लियर कर रहा हूं। 6 × 10⁻20 आयंस ऑफ सोडियम, क्या दिया है सोडियम आयंस, कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। मुझे क्या पूछा है कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन दिया आपके पास कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है मुझे, मैंने अभी कहा था Na आयंस ऑफ एनी स्पीसीज एनी पार्टिकल इज इक्वल टू क्या मेरे पास 1 मोल के इक्वल है, किसके इक्वल है मेरे पास 1 मोल के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे कितना दिया आपके पास 6 × 10⁻20 आयंस इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा 6 × 10⁻20 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 6.023 10⁻23, तो कितना आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10⁻³ मोल विल बी फाइंड आउट, तो कितना आ जाएगा 10⁻³ मोल। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको पार्टिकल का मीनिंग समझ में आ रहा है। ओके, कितना है कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड नंबर, चलो इसमें और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ये क्या है सोडियम कार्बोनेट, इज सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स ऑन डिसोसिएशन इट प्रोड्यूस 2 सोडियम आयंस और क्या मिलेगा आपको कार्बोनेट आयंस। इसका मतलब क्या है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 2 आयंस ऑफ सोडियम एंड क्या मिलेगा 1 आयंस ऑफ कार्बोनेट, क्या मिलेगा 1 आयंस ऑफ कार्बोनेट। टोटल आयंस कितना मिल जाएगा मेरे पास 3 आयंस, टोटल आयंस कितना मिलेगा 3 आयंस। तो 1 मॉलिक्यूल्स के थ्रू कितना मिल रहा है 3 आयंस, 1 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस 3 आयंस, कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहा है 3 आयंस। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे Na मॉलिक्यूल्स लिया, कितना लिया Na मॉलिक्यूल्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी 1 मॉलिक्यूल्स के थ्रू 3 आयंस है, तो Na मॉलिक्यूल्स के थ्रू कितना हो गया 3 Na आयंस, कितना हो जाएगा 3 Na आयंस, दैट मींस क्या होगा 3 मोल आयंस, कितना हो जाएगा 3 मोल्स आयंस विल बी प्रोड्यूस। ओके, Na का मतलब क्या है 1 मोल, तो क्या हो जाएगा 3 Na आयंस 3 मोल्स प्रोड्यूस करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल ऑफ आयंस, तो कितना आयंस प्रोड्यूस करेगा 3 मोल आयंस प्रोड्यूस करेगा या 3 Na आयंस प्रोड्यूस करेगा 1 मॉलिक्यूल्स के थ्रू। ओके, तो आंसर कंसेप्ट क्लियर हो गया। आयंस यहाँ पे क्या आपके पास 2 सोडियम आयंस है, तो 2 आयंस मिलेगा, कार्बोनेट कितना 1 आयंस, तो टोटल आयंस कितना हो गया 2 + 1 = 3 आयंस, तो 1 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस 3 आयंस प्रोड्यूस करेगा। ओके, चलो और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे भी क्लियर हो गया सभी को। आयंस कैलकुलेशन कैसे करना है, मॉलिक्यूल्स के थ्रू करना है। ओके, चलो आप मुझे बताओ नेक्स्ट एग्जांपल में इस ओजोन मॉलिक्यूल्स है, क्या है ओजोन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या आपके पास P4 मॉलिक्यूल्स, S8 मॉलिक्यूल्स,
ये कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है. ओके, व्हाट इज एटॉमिसिटी? व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे एटम कितना है 3, तो एटॉमिसिटी कितना हो गया इसका 3 हो गया. इसका कितना हो जाएगा 4. यहाँ पे कितना हो जाएगा 8. एटॉमिसिटी का मतलब है द सम ऑफ ऑल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल्स. तो वन मॉलिक्यूल्स में कितना है इसका 3, इसका कितना है 4, इसका कितना है 8 है. एटॉमिसिटी कितना हो गया 3, 4 और 8. एटॉमिसिटी विल बी ऑक्यूपाइड. ओके, जैसे यहाँ से आप सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 2. चलो ये आपको दिया है 12 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन. कैलकुलेट इट्स टोटल नंबर ऑफ एटम. 12 10 टू 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन. कैलकुलेट इट्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स. क्या पूछेगा? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स. तो कैसे कैलकुलेट करोगे? आप पहले मोल कैलकुलेट कर लो. तो गिवन पार्टिकल कितना है आपके पास, फॉर्मूला यूज करो. गिवन पार्टिकल कितना है 12 10 टू दी पावर कितना होगा 23 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. तो कितना आ जाएगा ये 2 मोल आ गया. ओके, और 1 मोल में एटॉमिसिटी कितना है इसका, नंबर ऑफ एटम्स कितना है इसका 3 एटम्स है. तो क्या करेंगे मोल इंटू Na इंटू क्या हो जाएगा 3. तो एटॉमिसिटी के लिए क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे. मॉलिक्यूल से अगर एटम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी. क्योंकि मॉलिक्यूल्स में नंबर कम मिलेंगे, एटम में क्या मिलेंगे ज्यादा, उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. तो मोल इसका एटॉमिसिटी कितना है ओजोन के लिए 3, कितना यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना होगा 8. तो एटॉमिसिटी विल बी 8. ओके, तो आपको याद रखना है जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया उसको याद रखना है. रूल नंबर मेथड सेकंड, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स. कैलकुलेट करने का ये सेकंड फॉर्मूला हो गया आपके पास. गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. इसको मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. अगर 1 Na में क्या है 1 मोल दिस पार्टिकल में हाउ मेनी मोल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यही फॉर्मूला बन जाएगा 1 मोल इज इक्वल टू Na. तो Na पार्टिकल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके, थर्ड में देखो वेरी इंपॉर्टेंट है थर्ड मेथड. थर्ड मेथड में आपके पास दिया है ग्राम एटम्स फॉर एटॉमिक स्पीसीज. किसके लिए दिया ग्राम एटम्स फॉर एटॉमिक स्पीसीज इज इक्वल टू मोल. किसके इक्वल हो जाएंगे मोल के इक्वल हो जाएंगे. ओके, वैसे क्या ग्राम मॉलिक्यूल्स फॉर मॉलिकुलर स्पीसीज नंबर ऑफ मोल्स. मॉलिकुलर स्पीसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे देख लो मिलेगा ग्राम एटम फॉर एटॉमिक स्पीसीज में बात कर रहा हूँ हीलियम के लिए. तो कितना है 2 4. अगर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ हीलियम हो गया. वैसे अगर मेरे पास यहाँ पे दिया है सोडियम के लिए कितना है 23. तो यहाँ पे दिया आपके पास 4 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम. तो मोल कितने आ जाएंगे इसके 4 मोल. वैसे सोडियम की जब बात करेंगे यहाँ पे दिया आपका 20 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम. 20 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम. तो क्या हो जाएगा 20 मोल. कितना हो जाएगा ये 20 मोल के इक्वल आ जाएगा. किसके इक्वल आ जाएगा 20 मोल. ये क्या हो जाएगा 4 मोल. ये क्या हो जाएगा 20 मोल के इक्वल. ओके, वैसे देखो यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल्स स्पीस की बात करेंगे तो क्या होगा मोल के इक्वल. जैसे मैं H2O की बात कर रहा हूँ H2O के लिए ये क्या है मॉलिक्यूलर स्पीस है. मैंने लिखा है यहाँ पे 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. क्या लिखा है 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. तो क्या हो जाएगा 10 ग्राम मॉलिक्यूल H2O दैट मींस 10 मोल. क्या हो जाएगा 10 मोल. अगर मैं लिखा है यहाँ पे 100 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. क्या लिखा है 100 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O. तो क्या हो जाएगा 100 मोल. ये क्या हो जाएगा 100 मोल. ओके, तो अब नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का अप्रॉक्स अपन 10 to 10 मेथड के अप्रॉक्स देखेंगे. ओके,
तो आज का लेक्चर जो डिस्कस किया अपन ने बेसिक लेवल पे डिस्कस किया है। व्हाट इज एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, यूनिट क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया। ओके, तो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस पेपर दे दूंगा। अभी जैसे ये लेक्चर अपने पास डिस्कस होता है उसके बाद एक प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पे। ओके, अब उस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करके आना, नेक्स्ट डे अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।